सदगुरु अभी हाल ही में बॉलीवुड ने अपने एक उभरते हुए सितारे को खो दिया। ज्यादातर लोग इसकी वजह बॉलीवुड में होने वाले नेपोटिज्म को मान रहे हैं। सदगुरु, क्या इस सबका दोष नेपोटिज्म को देना सही है? तो ये जवान पुरुष जो जिनकी एक फिल्म बहुत ज़्यादा सफल रही थी, जो एक उभरते हुए सितारे थे, लोग उनकी ओर इस तरह से देख रहे थे कि उनका टैलेंट बहुत अच्छा है। अचानक एक दिन सुबह वो आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को फांसी से लटका लेते हैं, तो लोग सकते में हैं। तो आप खास तौर पर नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, भाई भतीजावाद की। तो हो सकता है कि वो भी एक कारण रहा हो, लेकिन आपको समझना होगा कि हर साल 8 लाख लोग अपनी खुद की जान ले लेते हैं। 15 से 29 साल की उम्र के बीच के लोगों की जो मौत होती है, उसमें आत्महत्या सबसे बड़े कारणों में से एक है। 8 लाख लोगों की मौत का मतलब है कि हर 40 सेकंड में कोई व्यक्ति अपनी जान ले रहा है। इतने सारे लोग खुद अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक भोजन की बात है, दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित है। देश में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ लोग भुखमरी से मरते हैं। बाकी सभी लोग देश की दुनिया की 30% आबादी मोटी है, इसका मतलब है कि भुखमरी नहीं है। लेकिन दुनिया का एक हिस्सा, शायद दूसरा 30% या 20% दुर्भाग्य से वो उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, वो अपोषित हैं। मानवता के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जितना व्यवस्थित हमारे लिए भोजन है, तो वो मृत्यु का कारण नहीं है कि लोगों को भोजन नहीं मिला। वो खुद को मार रहे हैं। स्वस्थ लोग, संपन्न लोग खुद की जान ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की जान क्यों लेना चाहेगा? आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए, एक चींटी को खोजिए, आप उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, ऐसा दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए हर संभव चीज़ करेगी, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही यही है। एक चींटी को ये नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक चींटी हूँ, एक बेमतलब की चींटी हूँ, अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या होगा, ऐसा विचार उसके मन में कभी नहीं आता। क्योंकि प्रकृति ने उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि जीवन ही सबसे, उसके साथ जो हो रहा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसकी जीवन। उसके जीवन की दूसरी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हमें नहीं पता, लेकिन उसे ये बात साफ साफ पता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ उसके जीवन में जो है वो है जीवन खुद। इस 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 धरती का हर प्राणी ये बात समझता है, लेकिन सिर्फ इंसान किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को धारा देता है कि जब आपकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है तब आपको भी ये समझ में आता है, लेकिन जब रोजी रोटी खतरे में नहीं रहती, फिर आपकी मानसिक वास्तविकता आपकी अस्तित्वगत वास्तविकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इस वजह से अगर आप बुरे विचारों में पड़ जाते हैं, अगर आपकी भावनाएं वैसी हो जाती हैं, तो आप इस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर हमला करते रहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि चाहे आप अच्छे हों, कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन लग जाए। इन्फेक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो बीमारियां जो आप खुद से पैदा करते हैं, ये आपका चुनाव है। शायद आपको ये नहीं पता हो कि आप गलत चुनाव कैसे कर रहे हैं, लेकिन जाने में या अनजाने में आप गलत चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि सभी पुरानी बीमारियां, शारीरिक या मानसिक, भीतर से पैदा की जाती हैं। शायद ये इतने शक्तिशाली तरीके से पैदा की गई हों कि आप कभी कभी असहाय महसूस करते हो। ये सच है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप किस तीव्रता तक कोई समस्या झेलते हैं, उसे निश्चित रूप से भीतर ही भीतर नियंत्रित किया जा सकता है। कई सारे लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, अपने जीवन के अलग अलग
मुकामों में जब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो चाहते हैं कि वो हों, आज अगर 2 चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं कि वो हों, तो शायद आज शाम तक आप थोड़ा डिप्रेस हो जाएँ। शाम को शायद आप बैठ के खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं, या आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं और वो आपसे बात करके आपको उससे बाहर निकाल देते हैं, या आप किसी अपने प्रियजन के साथ बैठते हैं, या फिर आप सोते हैं और कल सुबह तक आप इससे बाहर निकल आते हैं। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इस हालत में पहुंचते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ढलान कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी कि वो एक शाम या अगली सुबह तक वो उससे बाहर नहीं निकल पाए, या और 3-4 दिनों तक वो उसमें अटके रहे, और किसी प्रोफेशनल हेल्प के कारण, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं तो शुरू में लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उसे थेरेपी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से लोग आपको समझा बुझाकर उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको वैसी ट्रेनिंग मिली हो, लेकिन आपके प्रियजन या आपके दोस्त अपने खुद के तरीके से ऐसा करें, या हो सकता है कि आप खुद इसे अपने खुद के तरीके से करें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक डिप्रेस अवस्था में पहुँच गए हैं, तो आपको समझा बुझाकर उससे बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको समझा बुझाकर उससे बाहर निकाल सकता है, तो इसका मतलब है कि आप खुद भी खुद को समझा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि समझदार संतुलित बने रहना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पागल होना बहुत आसान है। संतुलन बरकरार रख अब हर तरह की परिस्थिति में संतुलन बरकरार रखना, इसमें बहुत काम लगता है। कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था शांति के बारे में। शांति कोई फूल नहीं है जो आपके भीतर खिलता है। आपको इसे तय करना होगा, आपको ये तय करना होगा कि आप शांत रहें। वरना जब चीज़ें आपके आसपास वैसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, अगर आप दुनिया के प्रति वैसे खुले हैं जिस हद तक मैं खुला हूँ, तो 90% समय हर जगह चीज़ें वैसी हो रही हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। तो अपनी शांति को खोना बहुत आसान है, जब तक आपको ये ना पता हो कि उसे ज़बरदस्ती कैसे लागू किया जाए। इसका मतलब है कि आपने अपनी इंद्रियों को, अपनी क्षमताओं को अपने हाथों में लिया है। अगर आपका विचार और आपकी भावनाएं आपके हाथों में होते, तो आप डिप्रेस नहीं होते। तो आप डिप्रेशन में क्यों गए? क्या क्या अलग अलग परिस्थितियां थीं जिन्होंने आपको वहाँ धक्का लगाया? वो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह है। हर परिवार में जब आत्महत्याएं होती हैं, तो किसी न किसी को एक अपराध बोध लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना था, अगर मैंने ये नहीं कहा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता, हो सकता है किसी और ने ये बात कही हो। मेरे पास कई माता पिताएं हैं, एक या दो नहीं, कई सारे, जहां उनके टीनेजर बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ कह दिया था उनसे। उन्होंने कुछ कहा थोड़ी मजबूती के साथ किसी पल में, क्योंकि वो ठीक से शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या एक छोटा सा धक्का, और बच्चों ने जाकर अपनी जान ले ली। माता पिता उस दुख के साथ अपना बाकी पूरा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सोचते रहते हैं कि मेरे कारण ऐसा हुआ, मुझे वो बात नहीं कहनी थी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हर तरह की चीज़ें कह सकते हैं और कुछ नहीं होता, और किसी पल आपने एक चीज़ कही और किसी ने वो कर दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ बस उस एक छोटे से धक्के की ज़रूरत थी। तो क्या ये जवान व्यक्ति सिर्फ भाई भतीजावाद के कारण ही मरा? मुझे नहीं पता, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन क्या उसका भी एक किरदार था? शायद उसके मन में ऐसा था, क्योंकि उसे शायद ऐसा लगा हो कि उसे बहुत ज़्यादा एक अनफेयर कंपटीशन में डाल दिया हो, क्योंकि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा हो कि शायद उनका कोई टैलेंट हो या ना हो, उन्हें फिल्में मिलेगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसके मन में इस तरह की भावनाएं रही हों। तो हम सभी के साथ ऐसा ही है। हम सभी जो अपने सिर में एक ताज लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हमें 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है दूसरे लोगों के मुकाबले। शायद ऐसा क्योंकि क्योंकि शायद आपके अंकल गॉडफादर की जगह पे ना हो, या आपकी त्वचा का रंग सही ना हो, या आप सही जात या धर्म से ना हो। हर जगह
हर जगह हम इसका सामना कर रहे हैं और हर इंसान अलग अलग स्तरों पे इसका सामना करता है, अलग अलग तरीक़ों से। कुछ लोग इससे उबर जाएंगे, कुछ लोग प्रयास करेंगे और इससे ऊपर उड़कर निकलेंगे, कुछ लोग उसका दुख झेलेंगे। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपना जीवन ले लेते हैं जो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये अपनी जान लेना मूल रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, बड़े होने की प्रक्रिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम ये ज़रा भी नहीं सिखाता कि कोई इंसान अपनी खुद की इंद्रियों को, अपनी खुद की क्षमताओं को कैसे संभाले। हम सिर्फ ये सीखते रहते हैं कि दुनिया को कैसे ठीक किया जाए। हम गैलेक्सीज़ के बारे में जानते हैं, सृष्टि की हर अणु के बारे में जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं। और एक पीढ़ी के रूप में हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। 8 लाख लोग, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति जिसे मरना नहीं चाहिए था मर जाता है अपने खुद के हाथों से। दुनिया में हो रही ये सबसे बुरी त्रासदी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले 10 सालों में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ये संख्या 8 लाख अगर बड़ी संख्या नहीं है तो और बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो मुख्य रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो हमें यह सिखाए कि अपनी खुद की केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया जाए। इसीलिए योग महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनर इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ ये सीख लेते हैं कि कैसे उस तरह से सोचें और महसूस करें जैसा आप चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में नहीं होगा। ऐसा किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये जीवन बहुत छोटा है। आपको इसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा जब ये जीवन ख़त्म होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए मूल चीज़ ये है कि आपको एक आनंद भरी केमिस्ट्री बनना होगा। अगर आप इस एक चीज़ के लिए काम करते हैं, अगर हम इस धरती पर हर इंसान को इसे संभव बनाने के लिए साधन भेंट करते हैं। तमिलनाडु में अभी हम एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जैसे ही हम महामारी खत्म होगी, हर गांव में, हर शहर में सूर्य शक्ति की एक सरल सी पद्धति, अपनी खुद की ऊर्जाओं को कैसे संभालें, हम ये हर किसी को सिखाएंगे। अगर आपकी ऊर्जाएं बहुत एक्जुबरेंट हैं, बहुत खुशहाल हैं, तो आप अपनी जान नहीं लेंगे। जब आपकी ऊर्जाएं दब जाती हैं, जब आपके मानसिक बोझ के कारण जब ऊर्जाएं नीचे दब जाती हैं, जब कमज़ोर हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। अगर आपने बस ये सीखा होता कि अपने अनुसार कैसे सोचें और महसूस करें, तो आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये होना ही चाहिए। हर व्यक्ति अपनी परम प्रकृति तक पहुँचेगा या नहीं, हमें नहीं पता। हम प्रयास करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति कम से कम इतना हर इंसान के साथ होना चाहिए कि जीवन का उनका अनुभव, वो जो छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, वो सुखद होना चाहिए। ये हम निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। अगर आप में से हर कोई खड़े होकर प्रयास करता है, तो ये निश्चित रूप से संभव है कि हम एक ऐसी पीढ़ी बनाएं जहां उनका अनुभव सुखद हो। उन्हें किसी केमिकल की ज़रूरत ना पड़े, शराब या ड्रग्स के रूप में। बस अपने खुद के स्वभाव से अगर आप यहाँ बैठते हैं, तो आप आनंद में रहें। हर इंसान इसमें सक्षम होना चाहिए क्योंकि इतनी जागरूकता और बुद्धि हर इंसान में है। नमस्कारम। मैं आज के दिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप कितने तत्पर हैं, उसके अनुसार मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ।